नमस्कार, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। प्रधानमंत्री मोदी 85,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। अजमेर रेल मंडल के कई काम भी होंगे अपग्रेड। सावित्रीबाई फूले की पुण्यतिथि पर आयोजित हुआ विशाल रक्तदान शिविर। 500 से अधिक रक्तदाताओं का रखा गया लक्ष्य। शादी का झांसा देकर महिला के साथ किया गया देह शोषण, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। माखोपुरा से खाटू श्याम जी के लिए रवाना हुई पैदल यात्रा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु ले रहे हैं भाग। भारतीय जैन संगठन अजमेर स्वयं के खर्चे पर करेगा जल स्रोतों का कायाकल्प। शहर में हुई एक महत्वपूर्ण पहल। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 12 मार्च को 85,000 करोड़ रुपए की रेलवे की अलग अलग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इसी संदर्भ में आज अजमेर रेल मंडल के रेलवे प्रबंधक राजीव धनखड़ ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता के दौरान राजीव धनखड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के करोड़ों लोगों को सुविधाएं देने के लिए रेलवे को 85,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। यह पहली बार होगा जब एक साथ 6,000 रेल परियोजनाओं, रेल विकास कार्य और यात्री सुविधाओं का शिलान्यास शुभारंभ करके राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस खास कार्यक्रम को 750 स्थान से लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा जाना है। वहीं अजमेर रेल मंडल में भी 10 रेलवे स्टेशनों पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में अजमेर रेल मंडल के मुख्य रूप से 19 रेलवे वर्कशॉप, लोको शेड, पिट लाइन, कोचिंग डिपो, फटलन, बारामती, नई रेलवे लाइन और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन अपग्रेडेशन का कार्य, जिस पर करीब 6,558 करोड़ रुपए खर्च होना है, जिनका शिलान्यास पीएम मोदी करने वाले हैं। 12 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री रेलवे के विभिन्न परियोजनाओं का, जिनकी कुल लागत 85,000 करोड़ रुपए है पूरे भारतवर्ष में, उनका शिलान्यास और काफी कार्यक्रम राष्ट्र को समर्पण करेंगे। उनका ब्यौरा मैं देना चाहूंगा। रेलवे के जो कुल 19 रेलवे वर्कशॉप, लोको शेड, पिट लाइन, कोचिंग डिपो, जिनकी लागत 6,558 करोड़ रुपए है, उन सबका शिलान्यास किया जाएगा ताकि भारतवर्ष में नई ट्रेन चलाने की हमारी क्षमता बढ़ जाए। उसी प्रकार काफी कार्य ऐसे हैं जो पिछले गत वर्षों में कंप्लीट किए गए हैं, उनका राष्ट्र को समर्पण किया जाएगा। उसमें ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 401 किलोमीटर, जो लागत 11,859 करोड़ रुपए में है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 224 रूट किलोमीटर, जिसकी लागत 13,363 करोड़ रुपए है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, जिसकी लागत 280 करोड़ रुपए है। रेलवे लाइनों का दोहरीकरण और गेज परिवर्तन, कुल मिलाकर 1,500 किलोमीटर, जो कि 20,744 करोड़ रुपए में पूरा किया गया है। विभिन्न रेल खंडों का विद्युतीकरण, जिस कुल मिलाकर 2,135 किलोमीटर, जिनको 2,400 करोड़ रुपए में पूरा किया गया है। और रेलवे वर्कशॉप, लोको शेड, पिट लाइन, जो 2,763 करोड़ रुपए में है, उन सब कार्यों को जो गत वर्ष में पूरा किया गया है, उन सभी का माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को समर्पण करेंगे। उसी प्रकार रेलवे के जो गुड शेड्स बनाए गए हैं डिफरेंट स्टेशन पर, 222 करोड़ में बने हैं। गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, कुल 51 नंबर, 25 करोड़ में, जो पिछले एक साल में कंप्लीट हुए हैं, उनका भी राष्ट्र को समर्पण किया जाएगा। स्टेशनों का डिजिटल नियंत्रण, जो 25,500 करोड़ रुपए में बनाए गए हैं। स्वचालित सिग्नलिंग सेक्शन 1,361 करोड़ रुपए में। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, जो 50 स्टेशन पर लगाए गए हैं, 5 करोड़ रुपए में। एक स्टेशन एक उत्पाद स्टॉल, 1500 से ज्यादा जो हमारे स्टेशन पर OSOP स्टॉल लगाए गए हैं, जिनसे कि आर्टिजन स्टाफ अपने जो हाथों से सामान बनाते हैं उनको बिक्री कर सकते हैं। उन सब का भी राष्ट्र को समर्पण किया जा रहा है। सौर ऊर्जा संचालित स्टेशन 975 लोकेशंस पर है, 215 करोड़ में लगाए गए हैं, उनका राष्ट्र को समर्पण किया जाएगा। रेल कोच रेस्टोरेंट चले रहे हैं, उनका राष्ट्र को समर्पण किया जाएगा। इसके अलावा 10 नई वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखा करके माननीय प्रधानमंत्री जी रवाना करेंगे। और 4 वंदे भारत ट्रेन हैं जिनको की रूट का एक्सटेंशन किया गया है।
इसमें खास रूप में अजमेर से दिल्ली कैंट को जो वंदे भारत जाती है उसको चंडीगढ़ तक विस्तार किया जा रहा है और चंडीगढ़ से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। उसके अलावा 2 नई यात्री ट्रेनों को भी रवाना किया जाएगा और फ्रेट कॉरिडोर में 7 लंबी गुड्स ट्रेन का हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जिससे कि ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर्स के जो रूट बताए गए हैं उन रूट्स को जो हमें नेशनल डेडिकेट किया जा रहा है उन पर मालगाड़ी चलेंगी। सर, इसमें गेस्ट कौन आएंगे? प्रोग्राम में क्या टाइम? मतलब पॉलिटिकल लोग भी हैं? अजमेर में कहाँ पे कार्यक्रम है? अजमेर शहर में अजमेर स्टेशन पर है। इसमें हम लोगों ने अपने जितने भी सांसद हैं, जितने विधायक हैं और सरपंच हैं, काउंसलर्स हैं और सरकारी विभागों से जुड़े हुए लोग हैं, स्कूल्स हैं, उन सबको न्योता भेजा है कि फंक्शन को अटेंड करें। ये प्रधानमंत्री जी 9:15 पर आ जाएंगे। हम 9 बजे उनसे जुड़ेंगे और 8 बजे से हमारे लोकल कार्यक्रम शुरू होंगे। अजमेर मंडल में कुल मिलाकर के 10 स्टेशन पर ये फंक्शन किया जा रहा है और इसके अलावा 11 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के नए स्टेशन है उन पर फंक्शन किया जाएगा। वो भी हमारा आज माता सावित्रीबाई फूले की 127वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ज्योतिबा फूले सैनी माल्यान एकता समिति व राष्ट्रीय हिंदू स्वयंसेवक संघ के संयुक्त तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में 500 से अधिक ब्लड डोनर्स का लक्ष्य रखा गया है। इस रक्तदान शिविर का मुख्य उद्देश्य समाज में जागृति लाना है। राजस्थान माली महासभा जयपुर के संरक्षक प्रेमराज सोलंकी ने जानकारी देकर बताया कि आज इस रक्तदान शिविर में रक्त देने के लिए युवाओं का तांता लगा हुआ है। साथ ही युवा बहुत उत्साहित है रक्तदान करने के लिए। ये एक जागृति का सूचक है। इन सभी रक्तदाताओं को हेल्थ किट दिया जाएगा जिससे वे अपने निःशुल्क जांच करवा सकेंगे। आज सावित्रीबाई फुले के पुण्यतिथि पर हम लोगों ने राष्ट्रीय हिंदू स्वयंसेवक संघ और ज्योतिबा फुले माल्यान एकता समिति के बैनर तले हमने समाज में खून में कई लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई लोगों की कई प्रॉब्लम हो जाती है जिसमें खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसको देखते हुए हम लोगों ने इस चीज़ का आयोजन किया और उसके अंदर हमने 500 व्यक्तियों के लिए 500 डोनर का एक लक्ष्य लिया और उसके अंदर हम लोगों ने हमारे साथ में सर्वोदय डायग्नोस्टिक सेंटर वाले हमारे अरुण जी और कैलविन हॉस्पिटल वाले उनकी सेवाएं भी हमारे साथ में और अरुण जी हमको हेल्थ पैकेज दे रहे हैं जिसमें निःशुल्क जाँच होगी और हम उनको गर्मी के इस माहौल को देखते हुए हमने हर प्रत्येक डोनर को एक आकर्षण के लिए कि भाई वो इस आयोजन में आए और ब्लड डोनेट देवे जिससे किसी और की जान बचाई जा सके। तो उसके अंदर हमारे संयोजक राजकुमार जी ने भी सहयोग किया और हमारे माली सेना के हेमराज जी और इनकी टीम और गढ़वाल जी भाई साहब, वीरेंद्र जी और हमारे कई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमारे अध्यक्ष साहब हैं सुनंद सैनी जी जो राष्ट्रीय हिंदू स्वयंसेवक अजमेर के अध्यक्ष हैं और हम सब लोगों ने मिलकर के इसका आयोजन किया है और हमारा ये लक्ष्य है कि यह आज इससे ऊपर जाएगा। आज बड़ा खुशी का दिन है कि माली सेना और कौन सी संस्था आपकी ज्योतिबा फूले संस्थान तथा राष्ट्रीय हिंदू स्वयंसेवक संघ तीनों संस्थाओं ने मिलकर जो रक्तदान का जो शिविर रखा उसमें देखने को आज जो मिला है वो ताजुब करने वाली लायक है कि टोटल युवा जितने भी साथी हैं आज सारे बड़े जोश से ब्लड दे रहे हैं और हालात ये है कि बाहर तक लेन लगा के खड़े हुए हैं ब्लड देने वाले, जबकि यहाँ करीबन 20 बेड लगा रखे हैं फिर भी नंबर नहीं आ रहा है। ये एक जागृति का सूचक है कि ये माली सेना बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत बढ़िया जागरूक कर रही है समाज को। इसके लिए धन्यवाद। समिति जो साथ लगी हुई है उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि इसी तरह के कार्यक्रम होंगे, इससे समाज में एकता बढ़ेगी, युवा टीम एक साथ काम करने की अभ्यस्त होगी, आपस में जुड़ाव होगा। इससे बढ़िया और कोई कार्य नहीं हो सकता। सेवा की सेवा और समाज का संगठन, इससे ज़्यादा बढ़िया कोई बात नहीं। मैं इन संस्थाओं को बहुत बहुत अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं कि इस तरह का आयोजन समाज में जगह जगह करते रहें और तरह तरह से समाज सेवा करें। तो जो रक्तदान दे रहे हैं उनको भी बधाई है। रक्तदान देने वालों को
एक कैंटर दे रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं और साथ ही उनकी जांच के लिए बाहर डॉक्टर बैठे हैं, जांच करें। फ्रूट वगैरह जो भी है, कॉफ़ी वगैरह उनको दी जा रही है। अजमेर में एक युवती को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने थाने में उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें बताया कि उसकी मुलाकात आरोपी मुरादाबाद यूपी निवासी महेश से 2 साल पहले एक ट्रेन में हुई थी, जिसके बाद उनकी बातचीत बढ़ी और युवक उसे शादी का झांसा देता रहा और उसके साथ यौन शोषण करता रहा। इतना ही नहीं, उसके फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी भी दे डाली और लगभग 3.5 लाख रुपए हड़प लिए। शिकायत के बाद पुलिस ने धारा 376 में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल पीड़िता ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी ट्रेन में नईश मुरादाबाद यूपी का है, उसके साथ जान पहचान हुई थी 2 साल पहले। उसने शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया है और उसकी फोटो वीडियो वगैरह वायरल करने की धमकी देकर करीबन पैसे भी उसने 3.5 लाख रुपये हड़प किए हैं। अब शादी के लिए मना कर दिया। उसके 2 भाई हैं जिन्होंने भी इसे दूर रहने के लिए, शादी नहीं करने के लिए इसको डराया धमकाया। नहीं से उसके दोनों भाइयों के खिलाफ थाने पर रिपोर्ट दी, जिसमें मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश श्रीमान सीओ साहब साउथ रामचंद्र दिलीप साहब के द्वारा की जाए। ये 376 है SC/ST एक्ट। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी माखोपुरा से खाटू श्याम जी तक एक भव्य पद यात्रा रवाना हुई, जिसमें करीबन 1500 लोग शामिल हुए। यह यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए खाटू श्याम जी पहुंचेगी, जिसमें सभी लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। सुंदर जय गौर से निकले खाटू श्याम जाएगी, 2 दिन यात्रा है। कितने लोग हर साल आदमी? अभी 1500 आदमी, अभी तो पर आगे जाएगी 700-800 आदमी। इसके सानिध्य में हुआ कौन-कौन है? इसमें बाबा है, करने वाला सब कोई भी नहीं है, सब वही कर रहा है। भारतीय जैन संगठन अजमेर चैप्टर अध्यक्ष राकेश बरमेचा ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि भारतीय जैन संगठन अजमेर चैप्टर जिले के प्राकृतिक जल स्रोतों को सबल देने का कार्य बिना सरकारी सहायता के स्वयं के खर्च पर करेगा, जिससे जलाशयों की क्षमता बढ़ेगी। बरमेचा ने बताया कि जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित को संपूर्ण प्रक्रिया से अवगत कराकर जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी ललित गोयल से प्रोजेक्ट पर चर्चा कर गैर वित्तीय समझौता MOU 1 मार्च को कर लिया गया है। रिकव सुराना ने बताया कि भारतीय जैन संगठन प्रशासन से प्राप्त सूची के अनुसार चयनित जलाशयों से मिट्टी निकालकर किसानों को निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे, जिससे एक तरफ जलाशयों की जल क्षमता बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर काश्तकारों को निःशुल्क उपजाऊ मिट्टी भी मिलेगी, जिससे खेतों की उर्वरता क्षमता बढ़ने के साथ ही किसान एक वर्ष में 3 फसल उपजा सकेगा। राजस्थान जल संरक्षण अध्यक्ष राजकुमार बफाना ने बताया कि इस संबंध में जिला परिषद CEO ने जिले के समस्त विकास अधिकारियों को आदेशित किया है कि जिन जलाशयों में पानी की अत्यधिक समस्या हो, उन क्षेत्र के जल स्रोतों को चयनित कर सूची भिजवाएं, जिससे जलाशयों की मिट्टी निकालकर पानी की उपलब्धता बढ़ सके और पानी की समस्या को कम किया जा सके। इस अवसर पर संजय कांकरिया व संजय बोहरा भी उपस्थित रहे। हम लोगों ने ये पानी के ऊपर में काम राजस्थान में चालू किया है। पिछले साल से हमने इसकी विधिवत उद्घाटन पाली जिले से किया है और अभी इस बार भी पाली जिलों में करीब 4 दिन पहले काम शुरू हो चुका है ऑलरेडी। और एक जिले को जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी मशीनों की उपलब्धता हो रही है, वैसे वैसे एक जिले को धीरे धीरे करके हम चालू कर रहे हैं। जो इसके अंदर में हमें देखना पड़ता है कि तालाब सूखा कि नहीं सूखा है, क्योंकि अगर जहाँ पानी है वहाँ हम काम नहीं कर सकते। जो तालाब सूख जाते हैं वहीं से काम करते हैं। और हमारी जो सरकार हमें लिस्ट देती है BDO के माध्यम से, BDO एक्सीएन साहब को देता है, एक्सीएन साहब हमें एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। उस लिस्ट को हमारे अधिकारी लोग जाके उसका सर्वेक्षण करते हैं कि किस तालाब से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। सबसे पहले हम उसी तालाब पे काम करने का, ये हमारा एक मॉडस ऑपरेंडी बना हुआ है, उस हिसाब से हम काम करते हैं। और जो मिट्टी निकलती है वो किसान को हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, उसकी भी हमारे पास पूरी मॉनिटरिंग रहती है। सुबह से शाम तक कितनी ट्रॉली माल वहाँ से निकला और कौन सी ट्रैक्टर ट्रॉली में कितना माल गया और कौन सी ट्रैक्टर ट्रॉली ज़्यादा, और फिर उसके खेत का भी हम सर्वे करते हैं कि उस खेत में जितनी ट्रॉली ले जा रहे हैं उतनी ट्रॉली वास्तव में उसको उनको ज़रूरत है या नहीं है, कि उसका कहीं दुरुपयोग नहीं हो। ये भी चीज़ हम इंश्योर करते हैं और उसकी पूरी हमारे लोग पेरोल पे वहाँ रहते हैं और वो इसकी पूरी जानकारी रखते हैं। अभी देखिए राजस्थान के अंदर में हमने करीब जो हमको 12 जिलों पे पिछले साल काम चालू किया, उनमें 32 तालाब हम खोद पाए पूरे
और 4 तालाब है जो आधे ही खुद पाए, तो ऊपर जो आ गया था तो उस पानी भर गया, उसके बाद हम तालाब पे काम नहीं कर सकते हैं। इस साल का एक्सपेक्टेशन है कि मेरे ख्याल से लगभग 300 से 350 तालाब को हम मिनिमम करने का ध्येय है। अगर ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा भी करेंगे। कौन से जिले में है अभी हमारे पास 17 जिले हैं, जिसमें अजमेर जिला, बूंदी, भरतपुर, बालोतरा, बाड़मेर, भरतपुर, फिर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जालोर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली, राजसमंद, सांचौर, सिरोही और उदयपुर। ये टोटल 17 जिले हमारे पास में हमारा टाई अप हो गया सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, और उनकी लिस्ट मिलनी बाकी है। तो वो उनका भी एक प्रक्रिया है, क्योंकि ये प्रक्रिया से निकलना पड़ता है कि पहले डीएम के पास हम जाते हैं, वो सीईओ के पास जाते हैं, सीईओ फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास देते हैं, वो फिर बीडीओ को रिक्लेटर निकालते हैं, बीडीओ वापस अपने रिक्वेजिशन देता है कि भाई ये तालाब में काम होना है। ये योजना भी चली थी जब बीच में ये तालाब छोड़ने दी, तो वो आप अलग से खोदना चाह रहे हो? हम नया तालाब नहीं खोद रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग तालाब जो अवरुद्ध हो गए हैं, जिनका पानी का आवक कम हो गई है या जिनमें नीचे गाद भर गई है और उनकी कैपेसिटी कम हो गई है, उनकी हम कैपेसिटी रिबिल्ड कर रहे हैं। उन तालाबों को वापस से खोद के और उनकी आवक क्षमता बढ़ा रहे हैं। और बहुत सारे तालाबों में यहाँ पे जो पिछले साल हमने काम किया है, तो जो हमने पाया 90% तालाबों में अतिक्रमण भी हो गया है, क्योंकि वो सूख गए तालाब, कई सालों से भरे ही नहीं, तो वहाँ बस गए लोग। अभी बापावर का मैं उदाहरण देता हूँ, तो वहाँ पे करीब 40 घर, एक तालाब के अंदर 40 घर बने हुए थे, तो हमने फिर डीएम को वहाँ से बुला के हाथों हाथ उनका पुनर्वास करवा के परमानेंट जगह दिला के और उनको वापस स्थापित किया, वहाँ से हटा के दूसरी जगह। पहले उनको हमने ये कहा कि पहले उनका पुनर्वास करिए, तो आप विस्थापन तो कर देंगे लेकिन उनके पुनर्वास की व्यवस्था पहले की जाए तब वो करे। ये बापावर का उदाहरण दे रहा हूँ मैं, जो एक तालाब जिसमें 40 परिवार थे, उनको फिर हमने ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से। मेरा नाम राजकुमार बाफना है और मैं पूरे राजस्थान प्रदेश का भारतीय जन संगठन से पानी का जो भी काम मैं देख रहा हूँ, और हमारे संस्थापक श्रीमान शांतिलाल जी मूथा है, जो कि पूरे बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम। जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। कल राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा अजमेर पधारे थे, जिसके बाद से राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रचित कच्छावा ने मुलाकात कर उनसे राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर की 4 दीवारी में आ रही बाधाओं को समाप्त कर जल्द बनवाने का आग्रह किया। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने मांग पर जल्द संज्ञान लेने की बात कही और कहा जल्द वर्क ऑर्डर हो जाएंगे। रचित कच्छावा ने कहा कि 2019 में उन्होंने विद्यार्थियों से वादा किया था कि वे 4 दीवारी बनवाएंगे, किंतु कांग्रेस के कुशासन में किसी ने विद्यार्थियों की सुध नहीं ली। प्रदेश में सुशासन आने और उच्च शिक्षा मंत्रालय उनके पास होने से सभी की उम्मीदें बढ़ गई हैं। पहले सीमा ज्ञान की समस्या चल रही थी, इस हेतु विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जिला प्रशासन को लेकर उसका भी समाधान करवा दिया है। कच्छावा ने आश्वासन मिलने के बाद हर्ष व्यक्त करते हुए सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। अजमेर स्थित सूचना केंद्र में विभिन्न संस्थाओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस आयोजन में गैर परंपरागत क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम में मौजूद जन शिक्षण संस्थान के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि हर साल उनकी संस्थान द्वारा लगभग 1800 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिनमें मुख्यतः महिलाएं ही होती हैं। उन्होंने बताया कि उनकी संस्थान का लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे कि वह रोजगार के लिए किसी के ऊपर आश्रित ना रहें। और आज सभी प्रशिक्षुओं ने कार्यक्रम में अपना योगदान दिया। जन शिक्षण संस्थान की तरफ से आज विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आयोजन में विभिन्न महिलाओं को सम्मानित किया गया, जो ऐसे क्षेत्रों में काम कर रही हैं जो गैर परंपरागत क्षेत्र हैं, जहां महिलाओं ने अभी कदम रखना शुरू ही किया है। जन शिक्षण संस्थान का भी जो लक्ष्य है वो महिलाओं को और पुरुषों को आत्मनिर्भर बनाना है। छोटे छोटे व्यवसाय जिसको कम ट्रेनिंग के साथ कम पढ़े लिखे लोग भी कर सकें और अपने पैरों पर खड़े होकर स्वावलंबी बन सकें। तो जन शिक्षण संस्थान भी प्रतिवर्ष 1800 लोगों को ट्रेनिंग देता है, उसमें से करीब 80 से 90% महिलाएं होती हैं, जो विभिन्न प्रकार के ब्यूटी पार्लर से लेकर हैंडीक्राफ्ट और इलेक्ट्रिशियन तक का काम भी सीखती हैं। तो इसी प्रक्रिया में महिला दिवस का जो आयोजन है वो उन सभी ट्रेनिंग्स के साथ हमने मिलकर बनाया है, और इस सोच के साथ भी है कि महिलाएं अपने आप को स्वावलंबी समझें, अपना हौसला समझें और इस विश्वास को जागृत कर सकें कि वे अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं, वो किसी की गुलाम नहीं है और उनको किसी पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। वहीं महिला जनाधिकारी समिति की इंदिरा पंचोली ने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की संख्या में गिरती महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि महिला जनाधिकारी समिति की टीम ने एक स्टडी करके 13 महिलाओं की पहचान की, जिन्हें सम्मानित किया गया। उनका लक्ष्य सामाजिक समानता के साथ साथ महिलाओं की आर्थिक व्यवस्था में योगदान की वृद्धि करना भी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक सूचना केंद्र में हम 10-11 संस्थाएं मिलकर एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। ये महिला दिवस जो है, इस साल का जो थीम है महिलाओं पर निवेश प्रगति की और बढ़े गति, तो उसको देखते हुए एक जो पूरी दुनिया में वर्क फोर्स में महिलाओं में जो कमी आ रही है, वो वर्क फोर्स में महिलाओं की संख्या को कैसे बढ़ाया जाए और महिलाओं के विकास में गति को कैसे लाया जाए, उसके आसपास के क्षेत्र में ये कर रहे हैं। और इसी में जो महिला जन अधिकार समिति की एक युवा ग्रासरूट जर्नलिज्म की टीम है, उन्होंने एक स्टडी किया था, उसमें से 13 महिलाओं को आइडेंटिफाई किया जो गैर परंपरागत कामों में जुड़ी हुई हैं, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस में काम कर रही हैं या ई रिक्शा चलाती हैं, या एक दीदीरा ढाबा करके ढाबा चलाती हैं एक महिला, ई रिक्शा चालक महिलाएं हैं। तो इस तरह से जो अलग अलग तरह की महिलाएं, इवन कार्गो में पहली महिला जो डिलीवरी का काम करती है, पार्सल डिलीवरी का, उस महिला को, तो इस तरह की हमने 13 महिलाओं को पहचान किया और उनको सम्मानित किया है आज इसमें। उनके बारे में काफ़ी छोटी छोटी कहानियाँ भी हैं कि वो किस तरह से संघर्ष करके क्षेत्र में आई हैं। कई महिलाएं पहले कुछ और काम करती थी, लेकिन अब जब वो इस काम में आई हैं जो उन्होंने अभी अपनाया है, उसमें वो काफ़ी खुश है, उसमें उनकी कमाई ज़्यादा हो पा रही है और वो अपना घर बना रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अपने परिवार की मुख्य अर्नर बन गई है।
तो मुख्य आय का स्रोत वो महिलाएं हैं जो कमा रही है, जिससे उनका घर चलता है। तो ये काफ़ी बड़ी और बहुत करेजियस बात है कि इतने छोटे शहर में महिलाएं इतने करेज से काम कर रही हैं। मैम आगे की गाइडलाइन क्या है महिलाओं के लिए, क्या बताना चाहते हो, किस तरह का है? तो ये जो महिलाएं आई हैं इनमें कई एक महिला कोच है जो लड़कियों को फुटबॉल खिला रही है, एक महिला ग्रासरूट पत्रकार है जो एक गांव से है, उनके आर्टिकल इंटरनेशनली और नेशनली छप रहे हैं, और एक दो महिलाएं ऐसी हैं जो महिला पुलिस में आई हैं, 24 साल की हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो युवा लड़कियां, युवा महिलाएं इस तरह के नई तरह के गैर परंपरागत कामों में आ रही है, उससे हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो आने वाले समय में जो लड़कियां हैं जो ये सपने देखती हैं कि वो आर्थिक व्यवस्था में अपना योगदान करें, न केवल सामाजिक नियम कायदों में, ऐसे नियम कायदों में बदलाव लाएं जो भेदभावकारी हैं। तो जेंडर समानता का जो वैश्विक लक्ष्य है, जो SDG गोल है, उस गोल को प्राप्ति करने के लिए ये महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आए। उन लड़कियों के लिए ये प्रेरणा का स्रोत हैं जो महिलाओं को हमने आज सम्मानित किया। अजमेर में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई द्वारा एक स्पेशल टीम गठित कर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मुखबिर की सूचना पर पिछौलिया गांव निवासी 19 वर्षीय गौतम पुत्र कानाराम को हथकड़ शराब से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने हथकड़ शराब को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई द्वारा अजमेर में बढ़ती नकबजनी की वारदातों पर अंकुश लगाने हेतु समस्त थाना अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, जिसके तहत क्लॉक टावर थाना पुलिस ने 24 वर्षीय पीयूष मकवाना और 23 वर्षीय समीर मलिक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इन युवकों द्वारा कल न्यू कवंडसपुरा स्थित नरेश फुटवेयर की दुकान में ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जांच के दौरान मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम देना कबूल किया। फिलहाल पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ जारी है। सिलोरा रिको इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक की गिट्टी बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि आग की लपटों के बीच फैक्ट्री में रखे 2 गैस सिलेंडर को बाहर निकाला गया। गनीमत रही गैस सिलेंडर में ब्लास्ट नहीं हुआ, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। दमकल कर्मी दुर्गा राम ने फिर अपनी बहादुरी का परिचय दिया। एनडीआरएफ की टीम भी राहत कार्य में जुटी है। आगजनी से फैक्ट्री कबाड़ में तब्दील हो गई, साथ ही लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।